हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं हूं शिवम राउत, थर्ड एमबीबीएस स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो वो कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं नीट के एग्जाम के लिए, उनको आपने सबसे पहले पढ़ना है। ऐसे कौन से चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताने वाला हूँ, और स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि उनको उस चैप्टर को मिल तो गए पर वो कैसे करना है, या तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ या कोई चैप्टर्स बता रहा हूँ कि जो हाई वेटेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लास्ट के जो चैप्टर है या जो बचे हुए चैप्टर है वो छोड़ देने हैं। ये बस वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। अगर किसी का बहुत ही मतलब कम पढ़ाई चल रही है, अभी तक बहुत कम पढ़ के हुई है, ऐसे व्यक्ति ने अभी तक मतलब अभी जो पढ़ना शुरू करना है ना, तो कौन से चैप्टर से शुरू करना है, ये इस वीडियो का बताने का तात्पर्य। इसका मतलब ये नहीं कि इस इतने चैप्टर पढ़ने से आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। पूरे मार्क लाने के लिए पूरा ही पढ़ना पड़ता है, ये 100% ट्रुथ है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले पूरे चैप्टर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट कौन से। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो गाइस, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल। सेल साइकिल से आप पढ़ना शुरू करो। मैं ये इन टॉपिक को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि आप यहां से शुरू करोगे ना, तो आपका बायोलॉजी का फील आएगा, बायोलॉजी का फ्लो आएगा। अगर आप एकदम से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जाओगे या कुछ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ने जाओगे तो शायद वो ना बने। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि यार आपने लाइफ में कभी तो भी कोई ना कोई चैप्टर, ये सब चैप्टर एक बार तो भी पढ़े ही होंगे ना। ऐसा नहीं कि आप अभी से नीट की पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो गाइस, शुरू करते हैं। ये जो नीट के बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, सबसे पहला चैप्टर है सेल साइकिल वाला। सेल साइकिल आप करते हैं तो इसमें आपका बेसिक कंप्लीट होगा, सेल क्या होता है उस हिसाब से इसके दो क्वेश्चन तो इसके आप आराम से बन सकते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। गाइस, ये तो नीट के मतलब पूरा जो सिलेबस है 11th का, सबसे जो बनता है, इनका माहौल बनाता है ना बायोलॉजी का, वो इन्हीं चैप्टर से बनता है। और ये चैप्टर आपको 5 क्वेश्चन आराम से दिला सकते हैं, 20 नंबर आपके आराम से बन गए। ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। फिर है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो और फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर रिप्रोडक्शन। ये दोनों चैप्टर आप साथ में पढ़ सकते हैं। उसी तरह से ये जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, इनको आप साथ में करो। और ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी साथ में करो, सेल साइकिल है, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, ये चीजें आप साथ में कर सकते हैं। मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कूदना है कि आपको मॉर्फोलॉजी कर लिए फिर कभी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपने पूरा प्लांट खत्म कर दिए तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में वो जो मेंडल वाला होता है, उसमें वो करता है ना प्लांट पे एक्सपेरिमेंट, तो उससे आपको रिलेट करने में आसानी जाएंगी। बट वो आपके है, पर मैं तो बोलूंगा जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है उसी सीक्वेंस में आप आगे चलो पढ़ते पढ़ते। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मेंडल लॉ वगैरह, और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। गाइस, ये जेनेटिक्स के चैप्टर है, इनका बहुत ही हाई वेटेज रहता है, आपको काफी नंबर इनसे मिल सकते हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2 और बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 12 चैप्टर बायोलॉजी के ऐसे हैं जो आपको 60 एमसीक्यू जरूर दिला सकते हैं। 50 से 60 एमसीक्यू आपके इससे कंफर्म है। ठीक है गाइस, तो इनको आप सबसे पहले करो। ठीक है, बाकी के भी करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं है ये आपके नीट के फुल स्कोर लाने के लिए। बट जस्ट बता रहा हूं कि आप अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो या फिर पढ़ भी लियो तो एटलीस्ट रिविजन भी करना है, तो इसी से शुरू करो। ठीक है, 60 या 50-60 भी क्वेश्चन हो गए ना, तो आपके 240 नंबर अभी से आराम से बन सकते हैं। और अभी आप जिस लेवल पे होंगे, आप उस लेवल पे तो होंगे ना, आपके 300-400 मार्क तो आ ही रहे होंगे आराम से, या 300 भी आ रहे, तो यार इतने बढ़ रहे उसमें, इतने मिल जाएंगे सारे पूरे स्कोर में आपके, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए इन चैप्टर्स को आप सबसे पहले कीजिए। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इक्विलिब्रियम है, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये जो है ना, ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर केमिस्ट्री, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स से आपको साथ में करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो करना ही करना है। केमिकल काइनेटिक्स है, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर, ये जो चैप्टर है ना, मतलब याद रखने के लिए आसानी होंगी आपको। और इसमें आपके 5 क्वेश्चन 20 मार्क के आराम से बन सकते हैं, इसलिए इसको आप पहले कीजिए। देखो, इसमें मैंने ना ऐसा करके लिखा था, या तो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर करो या सॉलिड स्टेट करो।
ये लगभग बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर मिला के आपको एक क्वेश्चन ज्यादा के मिलेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, बट सॉलिड स्टेट एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब मैं कैसा अच्छा चैप्टर है यार, आप इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लिए ना तो बहुत आगे आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा खास दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं, बस 2-3 फॉर्मूले है तो आप ये आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने लिखा है। फिर है सॉल्यूशंस वाला चैप्टर, बहुत इजी है और इसमें बस 4 वाला है ना फॉर्मूले लगाने होते हैं, बस काम हो जाता है। पी ब्लॉक, तो जितने भी ब्लॉक है पी ब्लॉक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो करो ही करो। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है ना, आसानी से होता है। तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक आप साथ में कर लो, बहुत आसानी से आपको अच्छा खासा स्कोर मिल सकता है केमिस्ट्री में। एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरह से मैंने जो बताया ना, इसके लगभग आपका 140 नंबर कवर हो सकते हैं केमिस्ट्री में, इतने आपने चैप्टर कर लिए तो। और ये अपना आइडियल स्कोर है, या 140 या 120 भी हो गए, 120 भी हो गए तो कम नहीं है ना अभी के समय में। और ऐसा नहीं कि आप 0 लेवल पे हो, कुछ तो पढ़े ही होंगे। ये 120 इन चैप्टर्स को आप 100% कर लो, और बाकी के आप चैप्टर्स तो बच्चे आपको मतलब करने ही है, या फिर बाकी इसके पहले तो पढ़े ही होंगे। इस तरह से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब आता है फिजिक्स पे, यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करो आप। क्यों यार, यूनिट एंड डायमेंशन आपने परफेक्ट कर लिया ना तो इसके भरोसे आप कभी कभी ना बड़े जो मतलब बाद के जो चैप्टर्स है उनमें उन चैप्टर का क्वेश्चन ना पूछते हुए यूनिट एंड डायमेंशन उसी चैप्टर के बेसिस पे यूनिट एंड डायमेंशन निकालो बोलता है फॉर्मूले का वगैरह वगैरह। ये बेसिक आपका कवर रहेगा तो आप बहुत ही अच्छा चांसेस हो सकते हैं कि आप बहुत आगे मतलब आगे के चैप्टर आराम से बना सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन लगा के। काइनामेटिक्स करो ही करो, फिजिक्स का बेसिस है ये। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये मैंने साथ में इसलिए लिखा है, आप पहले ग्रेविटेशन करना उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरूर करना, क्योंकि यार ग्रेविटेशन में जो होता है ना ग्रेविटेशन का फॉर्मूला फोर्स का, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला है। ये दोनों चीजें ना आपको सिमिलर लगेंगी तो पढ़ने में भी मजा आएगा, और मतलब है ना रिलेटेड है तो जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर जरूर करो, इसमें आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आपने जरूर करना चाहिए। फिर रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में 2+2 मैंने क्यों लिखा है यार, रे ऑप्टिक्स के आप 4 से 5 क्वेश्चन आने कंप्लीट समझो। इसमें आप सबसे पहले क्या करना, पूरी थ्योरी पढ़ना। थ्योरी में क्या होता है कि 2 नंबर रे ऑप्टिक्स के जो होते हैं ना, वो 2 क्वेश्चन थ्योरी के ही रहेंगे, उसमें फिर 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही हार्ड या फिर किसी भी लेवल के एमसीक्यू मतलब वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल, बट 2 क्वेश्चन थियरी के जरूर रहेंगे। मेरे इसमें क्या हुआ था ना, मेरे को रे ऑप्टिक्स बहुत ही किचकट लगता था, मेरे को बहुत ही मतलब पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं घुसता था मेरे, तो मैंने थियरी मेरा अच्छे से कंप्लीट था, इसके भरोसे मैंने रे ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन आराम से बना लिया था थियरी के। फिर आता है वे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स बहुत ही ईजी है, आप वे ऑप्टिक्स को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़े बड़े चैप्टर्स है और काफी स्कोरिंग चैप्टर्स है गाइस। इस चैप्टर के भरोसे आप फिजिक्स में 90 से 110 नंबर तक जरूर ला सकते हो। तो इन चैप्टर्स को आपने सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, ये हाई वेटेज चैप्टर है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। तो यार देखो, मैंने हाई वेटेज चैप्टर तो बता दिया, अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप मतलब पूरा फिर से सब कुछ पढ़ना तो शुरू नहीं कर सकते, बेसिस से एक एक लेक्चर देख रहे हो तो ऐसा करोगे तो अपने पास अभी टाइम नहीं है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, तो आपने 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे आपको या किसी भी अच्छे कोचिंग वाले के ना ऐप पे आराम से मिल जाते हैं। 1 शॉट वीडियोस आपने देख लिया, क्योंकि अब लंबा वीडियो देखने जाओगे आपके पास टाइम नहीं है। रैपिड रिवीजन या 1 शॉट वीडियोस, या मैं लिख देता हूं, रैपिड रिवीजन या 1 शॉट वीडियोस आपने देख लिया तो आप आराम से अच्छा मतलब वो उसका बेसिक कवर हो जाएगा उस चैप्टर का। नाउ आपको उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको बनाने हैं फॉर्मूला की बुक, क्योंकि यही बुक जो है आपको एंड में रिवीजन के लिए काम आएंगी। फिर उनके उन जहां जहां से आप रैपिड रिवीजन या 1 शॉट नोट्स देख रहे हैं वहां से आपको प्रिंटेड नोट्स या ऑलरेडी अवेलेबल नोट्स मिल रही है, उसको वो लो, आप उसकी प्रिंट निकालो या जैसे भी आपको लगता है, तो आप उसका ऑलरेडी नोट्स बने हुए तो आप आपका नोट्स बनाने में टाइम बच जाएगा। उसकी करनी है तरीके से रिवीजन, क्योंकि गाइस अगर आप पढ़ ही रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं रहा उस पढ़ने का। तो एक मतलब डिसाइडेड टाइम के बाद उस चीज की रिवीजन होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके दिमाग में एंड तक बने रहे, एटलीस्ट एग्जाम तक तो बने ही रहे। उसके लगाने PYQ, और यहां पे मैं बोलूंगा कि रिवीजन के साथ जो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एटलीस्ट 10 तो भी करो,
10 तो भी करो, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो ये तो मस्ट है कि आपने उन 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। बाद में पीवाईक्यू तो लगाने ही लगाना है, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव है नहीं। एंड में आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देना ही है। देखो गाइस, मैं शॉर्टकट कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो साल भर से पढ़ते आ रहे हैं यार, उनके खुद सिलेक्शन के लाले पड़े होते हैं। तो आप शॉर्टकट ये है ऐसा मत सोचो, बट इस चीज से आप एक डिसेंट स्कोर पा सकते हैं, एटलीस्ट कट ऑफ तक तो भी आराम से जा सकते हो। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। नाउ ये जो मॉक टेस्ट होता मैंने बताया ना मॉक टेस्ट का, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस नहीं किया आपने तो मॉक टेस्ट देने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने इस एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया है और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एनालिसिस कैसे करना है मॉक टेस्ट का। उस तरह से आप पहले मॉक टेस्ट दो और उसका प्रॉपर्ली एनालिसिस करो। एटलीस्ट मैंने उसमें ये भी बताया कि मॉक टेस्ट देना कैसे है। तो इस तरह से आप कर रहे हैं ना, तो आपका आराम से एक डिसेंट स्कोर पा सकते हैं। नाउ अभी मेरी एक बात सुनो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अभी जैसे आपकी कोचिंग में या जहां भी आपकी कोचिंग लगाई होंगी आपने, तो वहां पर जो टेस्ट सीरीज हो रही है, ये मान के चलता हूं कि अभी फुल टेस्ट तो शुरू नहीं हुई होंगी, या फिर जैसा भी है, अगर ग्रुप टेस्ट हो रही है ना, तो ये भी आप शुरू रखो। साथ में अपना हाई वेटेज चैप्टर पढ़ना ये भी शुरू रखो। साथ में जो ग्रुप टेस्ट हो रही है उनका सबसे पहले पढ़ो। दिन का आपका 2 समय जो है, दिन के समय को 2 पार्ट में डिवाइड करो। आप 60% ये पढ़ने में दोगे। आपकी मतलब जो हाई वेटेज चैप्टर है, आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर जितना सिलेबस आपका बचा है उतना सिलेबस कंप्लीट करने में दोगे। और बाकी का जो समय है वो अभी जो अगली टेस्ट होने वाली है आपके कोचिंग में उसको कंप्लीट करने में दो, या उसके लिए पढ़ने में दो। इसके साथ साथ इस तरह से आप जाओगे ना, तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा, और आपका मतलब टेस्ट के लिए भी वो जो पढ़ रहे हो आपका वो भी परफेक्ट होते हुए जाएगा। तो गाइज, इसमें मैंने कोशिश की आपको हाई वेटेज चैप्टर बताने की और कुछ स्ट्रेटेजी बताने की। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी इस साल के लिए जरूर वीडियो डालते रहूंगा नीट के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, कि कैसे कैसे स्टेप वाइज कैसे करना है एंड तक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।